नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 2 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में इश्यूज़ में अगर देखो तो सबसे पहला तो इशू रहेगा एनपीएस का क्या स्ट्रेस लेवल चल रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का लेवल क्या है, उससे संबंधित आरबीआई की रिपोर्ट आई है वो देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले जिसमें बताया था कि आरबीआई की गवर्नर का स्टेटमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रेजोल्यूशन दोनों में बोला बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो उन कॉन्ट्राडिक्शंस को क्लियर आउट करते हुए एक आर्टिकल है यहाँ पर। तो आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी की फंक्शनिंग से रिलेटेड आर्टिकल हो गया, मतलब आप मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हम डिस्कशन कर लेंगे। और फिर एक इशू रहेगा जिसमें हम जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। और एक इशू रहेगा जिसमें यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंट कुछ ऐसे वर्डिक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच के हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक पॉइंट है, उसमें भी वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है पासिंग स्ट्रेस टेस्ट। अभी देखो आरबीआई के द्वारा एक लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसमें ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर बात करें, इसका मतलब ये हो गया कि जितना बैंकों के द्वारा लोन दिया गया है उस लोन में से किस लोन को एनपीए के तौर पे कंसिडर कर रखा है, जिसमें ना तो ब्याज आया है ना प्रिंसिपल आया है पिछले 90 दिनों से। ठीक है जी, तो आप देखो इसमें 90 दिन मतलब 3 महीने हो गए। तो इसमें देखो बैंकिंग सिस्टम में ये जो एनपीए होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का काम करता है। भाई सीधी सी बात है, बैंकों का काम क्या है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है। हमारे जैसे लोग डिपॉजिट करते हैं, फिर बैंक उस पैसे को हमारे जैसे लोगों को ही ब्याज पे देते हैं। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम मैकेनिज्म काम करता है। तो ऐसे में ये जो दिया गया लोन है अगर वो रिटर्न नहीं आएगा तो डिपॉजिटर्स की जो मनी है वो तो एक लाइबिलिटी है ना बैंक्स पे, उसको तो कहीं ना कहीं हैंडल करना पड़ेगा। तो जब दिया हुआ लोन रिटर्न नहीं आता, उसका जो ईएमआई है वो टाइम पे नहीं आता, तो फिर एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। होता क्या है, बैंकों के लिए लोन दिया हुआ एक एसेट की तरह काम करता है, क्योंकि लोन देने से ही बैंकों का काम चलता है, कमाई आती है, और उसी में से एक हिस्सा बैंक अपने पास में रखते हैं और बाकी डिपॉजिटेड मनी जो है उसके रिटर्न में डिपॉजिटर्स को दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में डिपॉजिट होया हुआ अमाउंट तो है एक लाइबिलिटी बैंकों पे, और लोन जो दिया जाता है वो है एसेट, क्योंकि कमाई हो रही है बैंकों की, काम चल रहा है, उससे एम्प्लॉइज काम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चला पा रहे हैं। तो ऐसे में जब वो एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हैं, इसका मतलब काम नहीं कर रहे हैं, बैंकों की कमाई रुक गई है, तो एनपीए हुए कि नहीं, उसी का शॉर्ट फॉर्म एनपीए हो गया। ठीक है, तो ऐसे में मार्च 2021 में ग्रोस एनपीए थे 7.4%, जो कि रिड्यूस होकर के मार्च 2022 में 5.9% आ गया, जो कि बहुत ही एनकरेजिंग हम कंसिडर कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ी सी इशू आ रही है, वो ये कि एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो अभी भी स्ट्रेस में है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने तो अपनी तरफ से कैसे जैसे करके अपने जो एनपीएज है उनको रिवाइवल पे ला दिया है। तो अभी भी गवर्नमेंट बैंक्स है ना, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कैपिटल पोजीशन की बात करें, देखो हर बैंक को अपने पास में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी रखना पड़ता है या फिर एसेट्स रखने होते हैं, जिससे कि जो भी एनपीए है या फिर जो भी लोन दिया जा रहा है उस लोन का अमाउंट जितना है, अब उनमें से कुछ बड़े अमाउंट लोन पे दिए जाते हैं जो बिग बोरोवर्स होते हैं, कुछ छोटे दिए जाते हैं। तो बड़े बोरोवर छोटे बोरोवर इनको मिला करके कई एसेट होते हैं, बड़े रिस्की होते हैं। रिस्की का मतलब कि पता नहीं वो डूब भी जाए। बड़े प्रोजेक्ट हैं, सक्सेसफुल हो गए तो बहुत फायदे वाली बात है, नहीं हुए तो पूरा मामला डूब गया। अब डूब गया तो वो पैसा फिर कैसे हैंडल करोगे, तो इसके लिए बैंकों को रिजर्व में कुछ पैसा रखना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। इसका मतलब कि रिस्क जिन एसेट्स पर है कि उनका पैसा आने के चांसेस थोड़ा सा डाउट में आ जाए, थोड़ा सा भी डाउट में आ जाए ना, तो वो रिस्की एसेट हो जाते हैं। मतलब दिया हुआ लोन अगर रिस्क में है, पैसा नहीं आने के चांस है, तो बैंकों को क्या करना पड़ेगा, अपने पास में कैपिटल रखनी पड़ेगी, पैसा रखना पड़ेगा, जिससे कि उस घाटे को वो भरपाई कर सके। वो भी अभी बैंकों ने 16.7% तक राइज कर लिया। इसका मतलब रिस्क एब्जॉर्प्शन या शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बैंकों की बढ़ गई है मार्च 2022 के एंड तक। तो ये चीजें क्या है, बड़ी एनकरेजिंग है। प्रॉब्लम क्या है यहां पर है, केवल पब्लिक सेक्टर बैंक है वो अभी भी स्ट्रेस में चल रहे हैं, उनको ठीक करना जरूरी है। एसेट क्वालिटी ज्यादातर सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, जेम्स, ज्वेलरी, कंस्ट्रक्शन, यहां पर इंप्रूव हुई है, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपको पता है सब सारी एक्टिविटीज रुक चुकी थी। अभी एक्टिविटीज जब रिवाइवल की तरफ है ना, इंजीनियरिंग, गुड्स, ये आ गया आपके
जेम्स, ज्वेलरी, कंस्ट्रक्शन, ये एक्टिविटीज़ रिवाइवल पे हैं, तो अब ये अपना पैसा भी रिटर्न करने में थोड़ा सक्षम हो पा रहे हैं। अब बैंकों को क्या चाहिए? बैंक लोन देने से थोड़ा ना डरते हैं। अरे भाई, टाइम पे अगर बैंकों को ब्याज और उनका प्रिंसिपल मिलता रहेगा तो बैंकों को काम करने में क्या प्रॉब्लम आएगी? तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रॉपर रहेंगी तो लोगों को रिटर्न देने में, देखो कुछ चोर आदमी होते हैं, कुछ फ्यूजिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं, वो तो देखो कहीं ना कहीं जानबूझ करके पैसा नहीं देते हैं, ठीक है, कि हाँ लोन ले लिया अब रफा दफा करवा देंगे, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। पर जो लोग एकदम फ्री एंड फेयर एक्टिविटीज करते हैं, लोन लिया, आराम से पूरा अपना रिटर्न टाइम पे कर दिया, तो इससे क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक अच्छा काम हो पाता है, एफिशिएंट काम हो पाता है। नहीं तो फिर मनी लेंडर्स के पास में, इनके पास में जाकर के आपको ज़्यादा ब्याज पर पैसे लेके आने पड़ते हैं, जो कि बहुत महंगा पड़ जाता है कि नहीं? इसके अलावा बैंकों की जो प्रोविजनिंग है, प्रोविजनिंग का मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी कोई लोन दिया जाता है ना, तो बैंक उसके बैकअप में प्लान करके रखते हैं कि भाई अगर ये डूब गया, ये बैंक, ये लोन दिया हुआ जो है वो अगर डूब जाता है तो हमारे पास में कितना मटेरियल अवेलेबल, वही कैपिटल टू एसेट, रिस्क वेटेड एसेट रेशो, वही चीज़ प्रोविजनिंग हो जाती है कि कल को ना अगर ये लोन रिटर्न नहीं आएगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे। प्रोविजन कर लिया पहले से कि हाँ जी ये डूब जाएगा तो ऐसे ऐसे मैनेज करना है अपने को, तो वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी भी बैंकों की थोड़ी इंप्रूव हुई है, जो कि अच्छी बात है। फिर अगर देखा जाए, जितना लोन बैंकों के द्वारा दिया जाता है उसमें लार्ज बोरोवर्स का जो शेयर है वो भी रिड्यूस हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा लोन अगर चला जाता है, ज़्यादा पैसा अगर चला जाता है, तो वो कुछ लोगों के डूब जाने की वजह से पूरा बैंकिंग सिस्टम क्राइसिस में आ जाता है। जबकि अगर वही लोन, वही अमाउंट छोटे छोटे बोरोवर्स के बीच में डिवाइड हो जाए तो कितने सारे बोरोवर हो जाएंगे, बैंक का तो काम चल ही गया ना। बैंक का तो काम क्या है, लोन देना है, लोन से इंटरेस्ट लेना है, प्रिंसिपल वापस कलेक्ट करना है, यही तो प्रोसेस चलना चाहता है ना बैंक, है ना। तो ऐसे में बड़े बोरोवर्स की बजाय अगर छोटे बोरोवर्स अगर बैंकों के पास आते हैं तो उससे बैंकों का रिस्क भी रिड्यूस होता है और एक जो क्रेडिट कंसंट्रेशन है वो भी रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अगर ज़्यादा पैसा निकाल के ले जाएंगे बैंक से, और वो कुछ लोगों में से मान लो गिनती के 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादातर लोन उठा लिया एक बैंक ब्रांच से, और वो बैंकरप्ट हो गए, पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, बर्बाद हो जाएगा बैंक ऐसे में। तो ऐसे में बोरोवर्स का डाइवर्सिफिकेशन और कंसंट्रेशन का रिडक्शन, ये भी एक अच्छा अभी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है कि अब लार्ज जो बोरोवर्स हैं उनका टोटल बोरोइंग में 48% से भी कम शेयर रह चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक थोड़ा सा कंसर्निंग एक पॉइंट और है, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का था ही, दूसरा ये कि SMA 0 और SMA 1 ये दो कैटेगरीज के NPAs होते हैं। SMA 0 का मतलब क्या होता है कि अगर ब्याज और ये जो प्रिंसिपल मूलधन जो होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो अगर 30 दिन तक का रिटर्न नहीं आया, मतलब अप टू 30 डेज तक अगर किसी का, 1 महीने तक का अगर किसी का ब्याज और उसका मूल नहीं आया तो उसको SMA 0 कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और अगर 31 से 60 दिन तक नहीं आता तो उसको SMA 1 कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और 90 दिन तक नहीं आता तो फिर NPA में चला ही जाता है। तो बोला NPA तो रिड्यूस हुए हैं, मतलब कि 90 दिन से कम में ही लोगों के पैसे आ रहे हैं, ब्याज और मूल, पर SMA 0 30 दिन से कम वाला, SMA 1 60 दिन से कम वाला, 31 से 60 दिन वाला, बोले ये थोड़ा सा स्ट्रेस का कारण बन रहा है। इस कैटेगरी के जो लोन्स हैं वो थोड़े से बढ़ रहे हैं, इन पर थोड़ी क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक शॉक जो था उसके खिलाफ में अभी बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को इम्प्रूव किया है, चाहे उसमें हम बात कर लो आप पेंडेमिक की, और अभी इन्फ्लेशन का और इशू चल रहा है, ठीक है ना। अब पॉइंट क्या आ जाता है कि भाई देखो कैपिटल पोजीशन बैंकों की ठीक है, और कैसे भी करके अब और जो ये इशू बच रहे हैं SMA 0 और SMA 1, इसको थोड़ा और मैनेज कर लिया जाए जिससे ठीक है। पर वही चीज़ है कि अगर मानो अपकमिंग हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो करंटली चल रहा है 2022-23 का, इसमें अगर बुरी से बुरी परफॉर्मेंस भी हमारी इकोनॉमी देती है ना, तो कैपिटल पोजीशन बैंकों की ज़्यादा बुरी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ओवरऑल अंडर कंट्रोल सिचुएशन बोली जा सकती है अगर NPAs की हम बात करें तो। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ द बैंक होल्ड इट्स ऑन। आर्टिकल को लिखा है सौम्यकांति घोष जी ने। इनका मेन जो कंटेक्स्ट है उस पर चलते हैं हम सीधे, ये बीच में बहुत सारी बातें कर रहे हैं जो कि आप जानते हो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को टारगेट दिया हुआ है 4 ± 2% का, वो सारी चीज़ें हो गई। चलो
पॉइंट है यहाँ पर कि बोला 22 जून को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आता है जिसको ऑथर किया गया था राजेश्वरी सेन गुप्ता जी के द्वारा, और उनका ये कहना था कि आरबीआई के गवर्नर के स्टेटमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रेजोल्यूशन दोनों में बोला बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो उन कॉन्ट्राडिक्शंस को जो उन्होंने हाईलाइट किए थे 22 जून का जो हमारा एनालिसिस था उसमें, उसको यहाँ पर काउंटर किया जा रहा है, तो थोड़ा हमारे लिए समझना ज़रूरी है। क्या पॉइंट थे वो देखते हैं। एक तो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी तरफ से इशू हाईलाइट किया कि इन्फ्लेशन को हमें रोकना है, बेशक रोकना है, और उसके लिए हमें रेपो रेट को राइज करना पड़ेगा। एक तो ये बोली बात किसने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने। उसी के जस्ट बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के गवर्नर जो हैं उन्होंने ये कहा कि हम गवर्नमेंट की बोरोइंग प्रोग्राम को भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो बोले ये दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन की बातें कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हो, रेपो रेट बढ़ने का मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और दूसरी तरफ वहीं पर आप ये कहते हो, आरबीआई के गवर्नर बाहर निकल करके ये कहते हैं कि हम सरकार के लिए उधार लेकर के सरकार को उधार की व्यवस्था करवाएंगे। तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, इसका मतलब ज़्यादा ब्याज के ऊपर सरकार को मार्केट से पैसा उठा के दोगे। इसका मतलब आप सरकार या तो ये करोगे कि सरकार को महंगा लोन उठा करके दोगे या मार्केट से पैसा उठा करके दोगे, या आप इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं करना चाहते। सीधी सी बात है कि इन्फ्लेशन को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो वहां पर आपको रेपो रेट का मतलब हो गया जिस रेट पर आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक्स को उधार दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो फिर बाद में उस पर ब्याज देते रहे। और रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास में एक्सेस मनी पड़ी हो और वो पैसा ले जाकर के वो आरबीआई में डिपॉजिट कर दें, तो फिर आरबीआई उस पर जो इंटरेस्ट रेट पे करता है उन कॉमर्शियल बैंक्स को, वो रिवर्स रेपो रेट होती है। तो पॉलिसी रेपो रेट की हम बात करें, अगर ये राइज की जाती है तो इसका मतलब बैंक अगर अब आरबीआई के पास जाकर के उधार लेकर के आते हैं पैसा, तो बैंकों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अगर बैंकों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है तो बैंकों से लोन लेने वाले जो लोग हैं उनको भी ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन अगर इंडिविजुअल्स को या फिर बिजनेस हाउसेस को मिलेंगे तो वो लोन लेने के लिए अट्रैक्टेड फील नहीं करेंगे। जब वो अट्रैक्टेड फील नहीं करेंगे तो क्रेडिट फ्लो रिड्यूस हो जाएगा मार्केट में। जब क्रेडिट फ्लो रिड्यूस होगा तो इसका मतलब डिमांड भी अपने आप कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो मतलब लिक्विडिटी कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो बोला इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। इस तरीके की इक्वेशन काम करती है ये पूरी की पूरी। तो एक तरफ तो आप पॉलिसी रेपो रेट को राइज करने की बात कर रहे हो, मतलब ब्याज की दरों को बढ़ाने की बात कर रहे हो, और उसी टाइम पर आप ये कहते हो कि जी आप जाओगे मार्केट में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आप उधार लोगे, बॉन्ड रिलीज करोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करोगे और बदले में पैसा उठा करके लाके दोगे किसको, सरकार को। तो बोला आप सरकार को पैसा ला करके दोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप वहां पर सरकार को पैसा ला के दोगे तो ज्यादा ब्याज में ला करके दोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ सस्ता करवाने की कोशिश करोगे। तो बोले इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरफ तो ब्याज बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सरकार की बोरोइंग की बात कर रहे हो, तो इन दोनों में से आप करना क्या चाहते हो ये बताओ। ये सवाल उठाया था राजेश्वरी सेन गुप्ता जी ने। तो यहां पर राइटर जो है वो जवाब दे रहे हैं कि भाई यहां पर जो आरबीआई के द्वारा पैसा मार्केट से उठाया जाएगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो कम इंटरेस्ट रेट पे नहीं उठाया जाएगा कि हाँ जी हम कम इंटरेस्ट रेट देंगे, ऐसे तो लोग अट्रैक्टेड ही फील नहीं करेंगे। इसकी बजाय ऑक्शन होती है, नीलामी की जाती है, और यह देखा जाता है कि कौन सबसे सस्ती से सस्ती दर के ऊपर गवर्नमेंट को उधार देने के लिए तैयार है। देखो गवर्नमेंट को उधार लेने के लिए बॉन्ड रिलीज करने होते हैं, बॉन्ड रिलीज करने के लिए आरबीआई के एक एजेंट का काम करता है, और आरबीआई ये कहता है कि हाँ भाई सरकार को इतने रुपए चाहिए हैं, बोलो कौन देता है। फिर पूछेंगे जो उधार देने वाले लोग हैं, पब्लिक होती है, वो पूछेगी कि इन्वेस्टर होते हैं, पूछेंगे हाँ भाई कितना ब्याज दिला दोगे, कोई बोलेगा 7%, कोई बोलेगा 5%, कोई बोलेगा 6%। तो जिसकी कम रेट पड़ेगी, आरबीआई तो एजेंट है ना, अब सरकार को तो सस्ते से सस्ते ब्याज के ऊपर उठा के ला के देना है पैसा, तो वहां पर बिडिंग लगेगी तो 2 मिनट का काम है जी। जो हमारे ऊपर कम बोझ डालेगा बोला उसका हम उठा करके लाके देंगे। तो यहां पर रेपो रेट राइज करने से बोला हमें कोई इंपैक्ट नहीं है। हमारी कोशिश ये है या आरबीआई की कोशिश ये है कि सस्ती से सस्ती ब्याज दर पर गवर्नमेंट को पैसा उठा के लाके दिया जाए। तो पहला कॉन्ट्राडिक्शन तो ऐसे क्लियर किया जा रहा है। एक पॉइंट इसमें ऐड और किया जा रहा है
कि आज तो चलो इन्फ्लेशन है, बट एक बार रेपो रेट जब राइज होती है और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है, तब अगर आरबीआई अगर बिडिंग करवाता है, उधार लेता है गवर्नमेंट के लिए, फिर तो आराम से रेपो रेट को, मतलब सस्ती ब्याज पे आराम से इन्फ्लेशन कंट्रोल एक बार आ गई ना, तो फिर आसानी से कम बॉन्ड यील्डिंग पर भी आराम से पैसा उठा करके लाके दिया जा सकता है। बॉन्ड यील्डिंग का मतलब एग्जैक्टली वही चीज है जो मैं अभी इतनी देर तक बोल रहा हूं। वो क्या कि एक बॉन्ड से पैसा उठाने पर गवर्नमेंट कितना पैसा दे रही है इन्वेस्टर को, दैट इज बॉन्ड यील्डिंग। समझ गए? ज्यादा बॉन्ड यील्डिंग होती है ना, ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाती है ना बॉन्ड पे, तो सर जिसका जो बॉन्ड होल्डर है, चाहे वो सरकार हो चाहे पुराना कोई बॉन्ड होल्डर हो, उसको नुकसान होता है। और अगर बॉन्ड यील्डिंग रिड्यूस हो गई तो उसमें उधार लेने वाला, चाहे सरकार हो चाहे एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर हो, उसको फायदा होता है। क्यों? फिर वो सस्ते में आराम से उठा लाता है मार्केट से पैसा, क्योंकि ब्याज कम देना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से बोले, आपका ये डाउट तो क्लियर होना चाहिए कि यहां पर रेपो रेट रिड्यूस करने की बात की गई है, तो ये है कि एक बार रेपो रेट राइज करने की बात की गई है, तो उसका मतलब ये है कि एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, फिर उसके बाद में आरबीआई जो भी अपनी फंक्शनिंग करना चाहता है, बीइंग एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ जी, सिक्योरिटी इशू करके मार्केट से पैसा लेकर के आना, तो उसके लिए आसान हो पाएगा। दूसरी चीज, अगर इन्फ्लेशन जितनी है उतनी भी चलती रहेगी तो आरबीआई लोगों को परेशान नहीं करेगा। आरबीआई यही करेगा कि हाँ जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जा रही है, उसकी नीलामी होगी, ऑक्शन लगेगी, बोलियां लगेंगी, और उसके बाद में जो बढ़िया से बढ़िया कम से कम ब्याज दर के ऊपर आरबीआई के थ्रू सरकार को पैसा देने के लिए तैयार है, उसका पैसा ले लेंगे हम। तो इसमें बोले ज्यादा हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी हमारा टारगेट है, तो गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग करना भी हमारा टारगेट है। ये दोनों चीजें अपने आप में इंटरमिंगल करने वाली नहीं है, ये अपने आप में अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखें, दूसरा, राजेश्वरी सेन गुप्ता जी ने ये क्वेश्चन उठाया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको टैकल किया जाता है, इनके ऊपर डिसीजन दिया जाता है। तो इनके बीच में एक कॉरिडोर फिक्स था। कॉरिडोर का मतलब होता है कि रिवर्स रेपो रेट है वो तो सबसे कम रेट होगी जिस पर आरबीआई या बैंक्स, आरबीआई अपनी फंक्शनिंग करेगा, और रेपो रेट है वो हाईएस्ट रेट होगी जिस पर आरबीआई फंक्शनिंग करेगा। इन दोनों के बीच का गैप बोला एकदम स्टेशनरी रहता था, उसको कॉरिडोर बोलते थे। अब उसी के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन आती थी कि हाँ जी, रेपो रेट अगर इतना पॉइंट रिड्यूस हो रही तो एग्जैक्टली उतना ही पॉइंट रिडक्शन रिवर्स रेपो रेट में आ रहा था, और रेपो रेट अगर राइज की जा रही है तो रिवर्स रेपो रेट भी उतने ही पॉइंटर से राइज कर दिया है। मतलब वो कॉरिडोर जो था ना, दोनों का गैप, दोनों का डिफरेंस, बोलो वो फिक्स हुआ करता था, पर वो फिक्सिंग जो थी वो बोले बीच में बिगाड़ दी गई। ठीक है, इससे क्या होता है, बोले कि वो पॉलिसी कॉरिडोर जो रिड्यूस हो गया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो गैप है वो बहुत कम हो गया, तो बोला फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, फिर बाद में इश्यूज बहुत सारे क्रिएट होते हैं। तो यहां पर काउंटर कर रहे हैं राइटर ये कि देखो, जब कोविड जैसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेज आ जाती हैं, इकोनॉमी एकदम बिल्कुल बुरी परिस्थिति से गुजर रही होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें कई बार फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी पड़ती है, जिसमें रेपो रेट को तो हमने रिड्यूस किया और रिवर्स रेपो रेट को उसी रेट से ना रिड्यूस करते हुए थोड़ा सा कम रिड्यूस किया, पर हमने रिड्यूस किया। तो रेपो रेट रिड्यूस होने का फायदा तो ये होगा कि लोगों को अब उधार लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉमर्शियल बैंक तो आरबीआई के पास में सस्ती रेट पर उधार लेकर के आ जाएंगे, और कॉमर्शियल बैंकों से जो और जो बिजनेस हाउसेज हैं या रिटेलर जो हमारे जैसे इंडिविजुअल्स हैं, वो उधार लेकर के आ जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर पाएंगे, क्रेडिट फ्लो आसान हो पाएगा। रिवर्स रेपो रेट बोला हमने थोड़ी सी कम रिड्यूस की, इसके पीछे वजह यह थी कि किसी बैंक के पास में अगर एक्सेस में पैसा पड़ा है तो वो आरबीआई के पास में डिपॉजिट कर दे। ओवरऑल हमारा टारगेट ये था कि कैसे भी करके मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस ना आ जाए, इसलिए हमने ये जो था कॉरिडोर, इसको थोड़ा वेरी करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखो, बैंकों के द्वारा बहुत से ऑप्शंस काम में लिए जाते हैं मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करें, इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है कि मार्केट में जाना, बॉन्ड रिलीज कर देना। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, बॉन्ड रिलीज कर देगा मार्केट में। अब बॉन्ड रिलीज करेगा मार्केट में तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, पैसा दे देंगे। पैसा किसके पास आ गया, आरबीआई के पास में। मार्केट से, इकोनॉमी से लिक्विडिटी रिड्यूस हुई कि नहीं। जब आरबीआई को लगता है
कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है, तो आरबीआई क्या बोलेगा, जी हम क्या बोलते हैं बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, आप में से कौन कौन अपना पैसा निकालना चाहता है। तो लोगों के पास में जो बॉन्ड है वो आरबीआई खरीद लेता है और उसके बदले में लोगों के हाथों में पैसा चला जाता है, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी ही नहीं। पर इस तरीके से भी हमने मैनेज किया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम तो देखो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का दिया हुआ है 4+-2% का। बाकी जो काम है वो आरबीआई अपने हिसाब से काम करता रहता है। तो आप उसमें कॉन्ट्राडिक्शन मत ढूंढो, आप उसमें एक कॉम्बिनेशन देखो कि कैसे हम हमारी इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी प्रॉपर हो और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आए। तो ये चीजें यहां पर बोली जा रही हैं राइटर के द्वारा। तो एक बार वो राजेश्वरी सेन गुप्ता जी का जो आर्टिकल है 22 जून का, वो आप जरूर देख लेना, एडिटोरियल अपना डिस्कस किया हुआ है, उसमें भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी मैंने, और यहां पर ये पॉइंट्स हमारे और क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रिन्यूएबल रेवोल्यूशन। आर्टिकल को देखो, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा लिखा हुआ है। देखो अभी फिलहाल क्लाइमेट चेंज पर इतना ज़्यादा ध्यान देना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, एनर्जी क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, फ्यूल बहुत महंगा हो गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। तो एक एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन जो होना चाहिए था, उसकी बजाय हम फॉसिल फ्यूल पे और ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे में हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा। आज बहुत सारी सरकारें हैं जो कि फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा देती हैं, जिसके चलते हर मिनट लगभग $11 मिलियन का खर्चा किया जा रहा है सब्सिडी के तौर पे, चाहे कोल एनर्जी की बात करो, चाहे ऑयल की बात करो, चाहे गैस की बात करो। तो क्यों ना हम हमारी एनर्जीज को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो, जिससे कि रोजगार भी बने, पोल्यूशन भी कम हो, सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर हो, सारी चीजें हो। वैसे अगर देखा जाए तो राइटर ने बोला है कि अभी G20 कंट्रीज की जो मीटिंग हुई है उसमें मैंने कहा है कि आप अपने देशों में जो भी कोल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इंस्टॉल कर रखा है उसको डिसमेंटल करो, फेज आउट करो। OECD कंट्रीज को भी मैंने कहा कि अपनी तरफ से फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को मिनिमाइज करो, तब जाकर के ये प्रॉब्लम हमारी जो क्लाइमेट चेंज को हम टैकल जो करना चाहते हैं, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अंदर रखना चाहते हैं या 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखना चाहते हैं, वो पॉसिबल हो पाएगा। तो इसके लिए राइटर कुछ सजेशन दे रहे हैं। पहला सजेशन तो ये दिया जा रहा है कि रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को हमें इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हो गया, वही बात कि ट्रिप्स में जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के कोविड वैक्सीन की जो टेक्निक थी उसको शेयर करने से रोका जा रहा था, बोला एग्जैक्टली वो चीज़ यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दो। जैसे कि किसी कंट्री ने, किसी कंपनी ने बहुत मेहनत करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा करके और तैयार किया है कोई सोलर पैनल जो कि बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है, तो वो टेक्नोलॉजी आप कंट्रीज़ के साथ शेयर करो, एक ग्लोबल पब्लिक गुड के तौर पे उसको कंसिडर करो, जिससे कि हर एक कंट्री उसका बेनिफिट उठा सके। फ़ायदा क्या होगा कि जब तक एक एक देश इस मुहिम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक हमें आउटकम प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो बैरियर्स हैं उनको खोलो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, पहला पॉइंट। दूसरा सजेशन कि जो सप्लाई चेन है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी की, उसको हमें एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। कैसे? रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी पैनल या बैटरीज इनको इंस्टॉल करने की, और जो टेक्नोलॉजी है वो तो की है ही। तो इनको आप आराम से स्मूथली हर एक कंट्री तक पहुंचाने की कोशिश करो। जैसे कि इसकी बात करें तो थ्रू आउट वर्ल्ड लगभग 5 गीगावाट बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की गई, जबकि हमें 2030 तक ज़रूरत कितने की है? 600 गीगावाट स्टोरेज की। तो ये एक देश या एक कंपनी तो कर नहीं सकती है। तो ऐसे में रॉ मटेरियल सप्लाई आप इंश्योर करो, कंपोनेंट जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वर्टर जो भी रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें सप्लाई इंश्योर हो, तब जा करके हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। थर्ड सजेशन ये दिया जा रहा है कि रेड टेपिज्म, इसका मतलब ढीलापंथी नहीं होना चाहिए, काम जो है वो एकदम एक्यूरेट टाइम पे फास्ट ट्रैक मैनर में होने चाहिए, और मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स जो डेवलप किए जा रहे हैं उनमें ये नहीं होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी के चलते बहुत ही लूज मैनर में हो रहे हैं, स्पीड से काम कंप्लीट होने चाहिए। चौथा, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आज जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं
उससे अच्छी ज़िंदगी या ऐसी ज़िंदगी हमारे आने वाली जनरेशन जिए, तो सस्टेनेबिलिटी पर हमें ध्यान देना होगा। पांचवा सजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एक बेस्ट ऑप्शन है, इस पर ध्यान देना होगा। चाहे उसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक्स हो गए, तो वो भी अपनी तरफ से, या मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, वो सस्ती रेट पर सस्ती ब्याज दरों पर लोगों को उधार दे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। नहीं तो फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो टारगेट है ना, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिसमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हमें टारगेट लेकर के चलना है, वो अचीव होना बहुत दूर दूर तक भूल जाओ। इसके अलावा पिछले सालों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने इतना अच्छा काम किया है कि सोलर बैटरी और सोलर एनर्जी के लिए पैनल्स हैं, उनका रेट लगभग 85% तक कम हुआ है पिछले दशक में। इसके अलावा विंड एनर्जी, विंड पावर की जो इंस्टॉलेशन या फिर लागत जो आती है, उसमें लगभग 55% तक रिडक्शन आया है। आप देखो, सस्ती हो रही है टेक्नोलॉजी। दूसरा, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे तो जॉब्स भी क्रिएट होगी। इसके चलते फिर क्लाइमेट चेंज को ध्यान रखते हुए सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए और क्रिएटिविटी के साथ में जॉब क्रिएट करते हुए इंक्लूसिव मैनर में आगे बढ़े, तो वो अचीवमेंट कोई मुश्किल बात नहीं होगी। पर वही चीज़ें सरकारें साथ आकर के काम करें तो बात बने, पर लगता नहीं है दूर दूर तक। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब से पढ़ना शुरू किया है? 1992 रियो डी जेनेरियो से पढ़ते पता नहीं यूपीएससी तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगी कि नहीं पूछेगी, है ना। पर जिन चीज़ों के लिए ये पढ़ा जा रहा है, उन चीज़ों पे कोई आउटकम मिल नहीं रहा है। हर बार टारगेट फिक्स कर देते हैं, टारगेट हर बार मिस हो रहे हैं। ठीक है, कभी क्या कभी क्या। अब देखो, नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इश्यूज आते हैं। क्लाइमेट चेंज को टारगेट करने की कोई कोशिश भी करता है तो भी। अगला आर्टिकल है अनडूइंग प्रोग्रेस। यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने कल की न्यूज़ भी थी, हाईलाइट करके मैंने पीडीएफ डाल दी थी, वो आप देख लेना। कल की न्यूज़ भी थी और आज का ये आर्टिकल भी है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक ऐसा वर्डिक्ट दिया है जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो टारगेट है ना क्लाइमेट एजेंडा को लेकर के, कि कैसे भी करके कार्बन एमिशंस को या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना है, बोलो उसको एक झटका डाल दिया है, झटका दे दिया है। क्या कि वहाँ पर एक एजेंसी है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, जिसका नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि वहाँ पर गाइडलाइंस इशू किया कर रही थी कि हाँ भाई, अब की बार हमें कोल पावर प्लांट्स को इतना कैपेसिटी में रिड्यूस कर देना है, रिन्यूएबल एनर्जी इतनी इन्वेस्ट कर देनी है। तो ऐसे में क्या है कि लगभग यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं, 50 में 19 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है ना, रिपब्लिकन पार्टी, जो कि कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब जो चीजों को चेंज होते हुए देखना नहीं चाहते, ठीक है, स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उन्होंने केस लगा दिया। ठीक है, और केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस में, और वहां पर आप देख लो सेलेक्टेड केसेस ही लिए जाते हैं। हमारी तरह अपील मन में आए जो अपील नहीं की जाती है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कौन से केस को मुझे लेना है, कौन से को नहीं लेना। ठीक है ना। तो ऐसे में आप देखो कि अभी लेटेस्ट जो केस है वो 19 रिपब्लिकन रूल स्टेट्स हैं, उनमें से एक ये वर्जीनिया वाला भी केस है। ठीक है, ये वर्जीनिया वर्सेस यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये केस था, पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। मुद्दा ये था कि ईपीए ने कुछ गाइडलाइंस ऐसी की है जिसमें कि कोल पे बेस्ड, फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट को आप रिड्यूस करो। तो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जी, केवल यूएस की कांग्रेस, दैट मीन्स वहां की जो पार्लियामेंट है, उसी के पास में ये पावर है कि वो किसी भी पर्पस के लिए, पर्टिकुलरली एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, कोई भी नया लॉ, कोई भी नई गाइडलाइन इशू करे तो वो पार्लियामेंट ही करेगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं करेगी। तो इस केस में अब जो बाइडेन के हाथ में जो मुद्दा था, जिस चीज को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के वो चुनाव लड़के प्रेसिडेंट बने हैं, उसी मुद्दे को अब वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, भुना नहीं सकते। ठीक है, 2007 में जबकि यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनको पूरा राइट है कि वो अपने हिसाब से एमिशंस को रिड्यूस करवाने के लिए रेगुलेशंस जारी कर सकते हैं, जो कि क्लीन एयर एक्ट है वहां का, उसके बेसिस पे होगा। तो उससे बिल्कुल यू टर्न लिया कि नहीं? बेसिकली अभी यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कि अनडूइंग द प्रोग्रेस, दैट मीन्स आगे बढ़ने की बजाय बैकवर्ड जा रहे हैं। जैसे कि रॉय वर्सेस वेड केस में हमने देखा क्या था जी, कि अबॉर्शन को बिल्कुल बैन कर दिया गया है वहां पर, जो कि वहां पर प्रोग्रेसिव सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उल्टा जाना हो गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एक्ट से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को विड्रॉ करवा लिया था कि भाई हमारा कोई रोल नहीं है और क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं, नेचर अपने आप एडजस्ट करती है। क्लाइमेट चेंज वाले इस मुद्दे से बाहर निकल गया था यूएस। फिर डोनाल्ड ट्रंप के बाद में फिर जो बाइडेन आते हैं, सबसे पहले पेरिस क्लाइमेट पैक्ट को रीजॉइन किया जाता है यूएसए के द्वारा। तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए जो काम था जो बाइडेन का, उसको ये झटका मिल गया बहुत ज़्यादा। कुल मिला के बात ये आ गई कि एग्जीक्यूटिव पावर्स को बहुत हद तक कंट्रोल में लाया जा रहा है। वो बात ठीक है कि डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, जहां पर पावर सेपरेशन क्लियर देखने को मिलती है कि एक तरफ तो आपकी क्या बोलते हैं लेजिस्लेचर, एक तरफ जुडिशरी, एक तरफ एग्जीक्यूटिव, तीनों एक दूसरे को एकदम टाइटली चेक एंड बैलेंस बना करके रखते हैं। बट अभी रिसेंट कुछ ऐसे वर्डिक्ट्स जिनके चलते यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हिस्ट्री में जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट थे ना, उनको रिग्रेसिव करने की शुरुआत कर दी है। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए में ज़्यादातर जो जजेज हैं वो कंजर्वेटिव अप्रोच वाले हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब वहाँ पर आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट है, वो चेंजेस नहीं चाहते। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है थोड़ा सा ये कि देखो, वेस्ट वर्जीनिया में एक कोल रिच लोबी है। इसका मतलब कोल माइंस है, उनके हाथ में कोयला निकालते हैं, बेचते हैं। और यूएसए में क्लास का इफेक्ट आता है। हमारे जैसे कास्ट, रिलीजन, ये मुद्दे चलते हैं ना, वहाँ पर क्लास का इशू आता है, रिच एंड पुअर वाला। तो रिच लोग बड़े पावरफुल होते हैं ना, तो वो लोग उन लोगों ने केस पहुँचा दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि आप इस पर वर्डिक्ट दो। अब आप देखो कि रिपब्लिकन तो कंजर्वेटिव हैं 19 स्टेट्स में, और रिपब्लिकन आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड कहीं ना कहीं वहाँ के जजेस हो गए। तो वो कंजर्वेटिव जजेस ने कहीं ना कहीं फेवर कर दिया कि जी पावर कट में अगर कोल पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है तो उसके लिए कांग्रेस ही डिसाइड करे, ना कि कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो ऐसे में जो एक ये बॉडी काम कर रही थी एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसका नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसकी पावर को कर्टेल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के द्वारा, जो कि एक रिग्रेसिव स्टेप बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, वो हम देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।